मैं उनको एक बार अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगी। मेरा नाम ईशा वशिष्ठ है और मैं एक डाइटिशियन हूँ। मेरा मिशन है कि मैं लोगों को एक स्वस्थ और रोगमुक्त जीवन दूं, जिसके कारण मैंने एक चैनल भी बनाया है फॉरएवर हेल्दी विद ईशा के नाम से। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ, आज देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स मेरे उस चैनल पर वीडियोस दे रहे हैं। मेरे मिशन में, जो मिशन है लोगों को स्वस्थ बनाने का, फॉरएवर हेल्दी बनाने का, रोग मुक्त बनाने का, क्योंकि मैं मानती हूं कि स्वास्थ्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो हमें मिलना ही चाहिए। तो उसके लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स आज मेरे चैनल पर वर्कशॉप्स कर रहे हैं, मेरे मिशन में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। मेरी वीडियोस 2 करोड़ से भी ऊपर व्यूज पा चुकी हैं आप सबके सपोर्ट से। तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लगातार इस मिशन पे काम कर रही हूँ कि मुझे लोगों को स्वस्थ बनाना है, रोग मुक्त बनाना है। तो मैं उसके लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च की, स्टडी की, एक देश को समझा, एक देश को जाना जहां के लोग पहले से ही स्वस्थ हैं, ज्यादातर लोग वहां पे रोग मुक्त हैं, सबसे लंबी उम्र वाले लोग वहां पर पाए जाते हैं। और आप समझ चुके हैं मैं किस देश की बात कर रही हूं। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि किस देश की बात कर रही हूं मैं, जहां के लोग स्वस्थ हैं, रोग मुक्त हैं, सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाले लोग पाए जाते हैं वहां पर। और वहां पर लोग हमेशा हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं। तो मैं चैट बॉक्स में आपके उत्तर का इंतजार कर रही हूं कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर लोग हमेशा, हमें पाया जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो वहां पर सबसे ज्यादा आती है। वहां पर यह भी पाया गया है कि 100 साल से ऊपर वाले लोग सबसे ज्यादा उस देश में पाए जाते हैं। तो मेरे पास उत्तर आ रहे हैं। संगीता जी का उत्तर आ चुका है, पंचम जी का उत्तर आ चुका है। जी हाँ, मैं जापान की बात कर रही हूँ। जापान, जापान में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो है। दैट मींस वहां के लोग सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं पूरे वर्ल्ड में। पहले 5 देशों में आता है जापान, जहां सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो है। और मैं चैट बॉक्स में एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आप उसका गेस करें, आंसर गेस करें कि जापान पहले 5 देशों में आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में। हमारा देश इंडिया कौन से नंबर पे आता होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में? हमारा कंट्री किस नंबर पे आता होगा? अगर आप गेस करना चाहें तो गेस कर सकते हैं। हेमंत कुमार जी गेस कर रहे हैं 10वें नंबर पे आता होगा इंडिया। और एक किसी का आ रहा है 3rd नंबर पे आता होगा इंडिया। किसी का आ रहा है 8 नंबर पे आता होगा, किसी का 22 नंबर पे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि हमारा इंडिया 134वें नंबर पे आता है, 134वें नंबर पे। यानी हमारा हेल्थ स्टेटस बहुत खराब है। सुनीता मैम ने काफी अच्छा गेस कर लिया साथ के साथ। जी हाँ, 134वें नंबर पे इंडिया आता है। हमारा हेल्थ स्टेटस बहुत खराब है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। जापान में अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 88 ईयर्स है तो इंडिया में वही 70 साल है। यानी जापान के लोग हमसे 18 साल एवरेज तो जी ही रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो वो ऐसा कर ही रहे होंगे ना जो हम नहीं कर रहे। यही बात ने मुझे थोड़ा सा परेशान किया और मैंने जापान के पूरे कल्चर को स्टडी किया, वहां की हेल्थ और लाइफस्टाइल को स्टडी किया, वहां की आदतों को स्टडी किया। और मैं आज आपके लिए इस सेशन में कुछ ऐसी सिंपल सी चीजें लेके आई हूं जिसको हम भी अपनाकर अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हैं और पूरे इंडिया को स्वस्थ कर सकते हैं, रोग मुक्त कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं। और इसी मिशन पर मैं लगातार आगे बढ़ती रहूंगी, लगातार काम करती रहूंगी। तो जापान के कुछ सीक्रेट मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं और इन सीक्रेट्स को, इन रहस्यों को आज हम जानने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है। मैंने देखा कि योग और आयुर्वेद पूरे वर्ल्ड को इंडिया ने दिया। आप सब जानते हैं कि हम भारतीय ही योगा और आयुर्वेद जैसी साइंसेस लेके आए। लेकिन जब मैं जापान के लिए ये आदतें स्टडी कर रही थी, उनके कल्चर को स्टडी कर रही थी और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वहां पे लोग स्वस्थ और रोग मुक्त क्यों रहते हैं, तब मुझे समझ में आया कि ये वो चीजें कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे योगा में, हमारे आयुर्वेद जैसे जो हमारे वेद हैं, जो शास्त्र हैं, उन सब में ऑलरेडी लिखी हुई हैं।
तो यानी हम ज्ञान देते रह गए, लेकिन वो उस ज्ञान को फॉलो करते करते रहे और आज वो दुनिया के स्वस्थ देशों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। तो हमने सिर्फ ज्ञान दिया, हमने उसे फॉलो नहीं किया, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि हम उस ज्ञान को फॉलो भी करें, कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाएं, छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में करें, ताकि हम भी स्वस्थ और रोग मुक्त हो पाए। तो जापान के जो हेल्थ सीक्रेट है, उसमें से सबसे बड़ा सीक्रेट है पावर ऑफ मूवमेंट। यानी वहां के लोग मूवमेंट करते हैं, हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। यानी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जापान में ओबेसिटी रेट भी 3% से कम है। यहाँ यानी कि वहां की पॉपुलेशन में सिर्फ 3% लोग हैं जो मोटे हैं, वो भी वो हेल्दी तरीके से मोटे हैं। मोटापा वहां पर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ मूवमेंट को लोग फॉलो करते हैं। यानी मूवमेंट, चलते फिरते रहना, हिलते रहना, जिसे वो 4 तरीके से फॉलो करते हैं। वहां के लोग बहुत ज्यादा साइकिलिंग करते हैं, जापानीज लोग बहुत ज्यादा वॉकिंग करते हैं, जापानीज लोग स्ट्रेचिंग करते हैं, और जापानीज लोग अपने घर के काम खुद करते हैं। अगर मैं साइकिलिंग की बात करूं, जापान में 100 मिलियन से ज्यादा लोग, मैंने ये नंबर देखकर हैरान रह गई, 100 मिलियन से ज्यादा लोग साइकिल चलाते हैं। 100 मिलियन से ज्यादा। वहां की कैपिटल है टोक्यो। वहां के लोग, टोक्यो में सबसे ज्यादा साइकिल्स, वहां पर सबसे ज्यादा साइकिल्स की कंजेशन है वहां पर टोक्यो में। वहां पर लोगों को लगता है कि अगर हम कार से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, तो उससे पोल्यूशन भी होगा, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। तो वहां के लोग थोड़ी थोड़ी दूर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। इवन वहां के बच्चे अपने स्कूल में साइकिल से जाते हैं या पैदल जाते हैं। वहां पर ऑफिस में भी लोग साइकिल से जाते हैं। और वो जापानीज लोग मानते हैं कि जब हम साइकिल चलाते हैं, उससे हमारा जो स्टमक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो स्ट्रांग रहता है। और आयुर्वेद में लिखा है कि जिसका पेट स्ट्रांग है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा और वो हमेशा जवान रहेगा। इसीलिए वहां के लोग स्वस्थ रहते हैं, जवान रहते हैं। जिसमें पावर ऑफ मूवमेंट में उनका सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहली चीज है, वो है साइकिलिंग। दूसरी चीज है, वो वॉकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। वॉकिंग आज की डेट में सबसे सर्वश्रेष्ठ एक्सरसाइज है, जिससे हमारे मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं, जिससे हमारे को ओवरऑल बेनिफिट्स होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है कि वॉकिंग करने से हम हमारी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, हमारे ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सारी स्टडीज हैं जो वॉकिंग के लिए कहती हैं कि वॉकिंग हमारी हेल्थ, मल्टीपल हमें हेल्थ बेनिफिट्स देता है, और ये स्टडीज साइंटिफिकली प्रूव कर चुकी हैं वॉकिंग के बेनिफिट्स को। यानी चलना बहुत जरूरी है, वॉक करना बहुत जरूरी है। आज की डेट में हम सब स्मार्ट स्मार्ट वॉचेस वाली दुनिया में रहते हैं, स्मार्टफोन्स वाली दुनिया में रहते हैं। हमें पता लग जाता है कि हमने कितने स्टेप्स चले, कितने कदम चले। तो कम से कम तो टारगेट लें कि हम हर रोज 10,000 कदम हर रोज चले। जब आप टारगेट ले लेंगे तो डेफिनेटली आप उसे पूरा भी करेंगे, ये मैं जानती हूँ। तो वॉकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे जापान के लोग फॉलो करते हैं। स्ट्रेचिंग भी करते हैं जापान के लोग। जैसे अगर आप काफी लंबे समय से बैठे हैं, आप थोड़ा सा चलिए और थोड़ा बहुत बॉडी की मूवमेंट कर लीजिए, बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए। जैसे इस तरह की मूवमेंट्स आप कर सकते हैं, बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं। तो इस तरह अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, वहां पर यह सामने आया कि पूरे वर्ल्ड ने माना है, पूरे विश्व ने माना है कि सूर्य नमस्कार सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। जितनी भी एक्सरसाइजेज आई, चाहे वो जुम्बा आई या किसी तरह की कोई भी एक्सरसाइज, चाहे वो पिलाटीज आई, चाहे जिम में एक्सरसाइज करना आया, चाहे स्विमिंग आया, लेकिन सूर्य नमस्कार सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी गई है, और उससे भी स्ट्रेचिंग होती है बहुत अच्छे तरीके से। तो हम स्ट्रेचिंग करना हमें चाहिए, और साथ ही साथ हमें अपने काम खुद करने चाहिए जितने हो सकते हैं। कभी कभी आप अपने घर में कुछ ना कुछ काम खुद कीजिए, चाहे वो डस्टिंग है, चाहे वो घर की सफाई करना है, चाहे वो गार्डनिंग है, चाहे वो पेड़ पौधों को पानी देना है, चाहे वो कभी अपनी कार को साफ करना है। तो ऐसे काम जब हम खुद करते हैं, तो हमारे माइंड में एक सिग्नल जाता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, यानी हम काबिल हैं। तो हमारे जो और बड़े गोल्स हैं, वो अपने आप पूरे होने लग जाते हैं।
मैंने एक किताब पढ़ी थी, मेक योर बेड। यानी सुबह उठते ही जब हम अपना बेड बनाते हैं, जब उसे सेट करते हैं, तो वो माइंड में सिग्नल जाता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम अपना काम खुद कर सकते हैं, और इसके माध्यम से हमारे खुद के बड़े बड़े काम अपने आप होने लगते हैं, क्योंकि ऐसी बॉडी की कंडीशनिंग हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो भगवान ने हमारा शरीर बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया है, और ये बहुत पावरफुल मशीन है जिसको हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, और हम इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर छोटी छोटी चीजों को हम समझ लें। जापान में एक कल्चर है जिसका नाम है हारा हाचीबू। हारा हाचीबू, जापानीज लोग हारा हाचीबू करते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा फिट रहते हैं, हमेशा जवान रहते हैं, इतनी लंबी उम्र जीते हैं। वो हारा हाचीबू क्या है, क्या आप जानना चाहेंगे? एक बार मुझे डिजिटल हैंड रेज करके बताइए कि ये हारा हाचीबू क्या है, आप जानना चाहेंगे तो। अंजनी मैम का आ रहा है कि वो जानना चाहेंगे, तो बहुत सारे हैंड रेज आ रहे हैं, और जॉय जी का, लक्ष्मण जी का। तो हारा हाची बू का मतलब है आप उतना ही खाएं जितनी आपको जरूरत है, यानी अपने पेट को, उनका पूरा ये मैथमेटिक्स है कि आप अपने पेट को 80% ही भरें, 80% ही भरें। कई बार आपने देखा होगा, आप जब खाना खा रहे होते हैं, जब आपका फुल्का 1 मिनट भी डिले हो जाए तो आपको लगता है कि पेट भर गया है। क्यों? क्योंकि आपका काफी ज्यादा खाना, 20% खाना फूड पाइप में ही रहता है, और जब तक वो पेट में नहीं जाता तब तक सिग्नल नहीं आता कि पेट भर गया है। तो इसीलिए वो जापानीज लोग कहते हैं कि 80% तक ही आप अपना पेट भरे, 80% तक ही जो आप खाते हैं वो खाएं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपने 80% जितना ही खाया है? वो आपको ऐसे पता लगेगा जब आप बहुत ही धीरे धीरे खाएंगे, स्लोली खाएंगे। मैं बार बार काफी वीडियोस में आपको बता चुकी हूं कि हमें अपने खाने को 32 बार च्यू करना है, 32 टाइम्स चबाना है, ताकि उसकी माउथ में ही डाइजेशन शुरू हो जाए। तो वो माउथ में ही जब डाइजेस्ट होगा, फिर हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वो डाइजेस्ट होकर जाएगा, और हमें हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं आएंगे। और जो जापानीज लोग हैं वो खाते भी थोड़े थोड़े पोर्शन में हैं, यानी वो बहुत बड़ी प्लेट में नहीं खाते। उनके जो टिफिन होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे साइज के उनके खाने बने होते हैं, जिसमें एक में वो सैलेड रखते हैं, कोई सब्जी रखते हैं, तो छोटे छोटे खानों वाले उनके टिफिन होते हैं। और वो उनमें थोड़ा थोड़ा खाना डालते हैं, और उसे वो धीरे धीरे 32 बार चबा के खाते हैं। खाने के बीच में ब्रेक भी लेते हैं। जब हम खाने के बीच में ब्रेक लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि क्या हमारा पेट भर गया कि नहीं। वही हमें पता लग जाएगा कि हमारा, हमने 80% तक का पेट भर लिया है, अब हमें रुक जाना है। और एक और चीज मैंने जापानीज कल्चर में देखी कि वो सनलाइट टाइम ही खाते हैं, यानी जब तक सूर्य है तब तक ही खाते हैं। अब आप कहेंगे ये तो हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है, हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारी जठर अग्नि सूर्य के साथ जुड़ी हुई है, तो जब जब सूर्य ढल जाता है हमें खाना नहीं चाहिए। ये हमें मालूम है, हमें ज्ञान है, लेकिन हमने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। जापान ने इसे इम्प्लीमेंट किया। जापान के बहुत सारे घरों में 6 से 7 बजे के बीच खाना खा लिया जाता है, डिनर उनका हो जाता है 6 से 7 बजे के बीच। तो ये कितना आसान है, ये हम कर सकते हैं, हम जल्दी खाना खा सकते हैं। जापान के लोग, मैंने मैंने ये भी पढ़ा कि जापान के लोग इस तरह बैठकर, नीचे जमीन पर बैठकर आलती पालती मार कर खाना खाते हैं। अब ये तो हमारे पूर्वज भी कहकर गए हैं कि इस तरह खाना चाहिए, इससे हमारी स्पाइन इरेक्ट रहती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा इंटेस्टाइन है वो खुल जाता है। और वहां पर जापान में छोटे छोटे टेबल होते हैं जिनको चाबुदाई बोलते हैं। तो वो उन छोटे टेबल्स पर खाना लगाते हैं, और नीचे जमीन पर बैठकर लोग वहां पर खाना खाते हैं। अब यहाँ पर शायद हमारे लिए ये पॉसिबल ना हो, क्योंकि हमने घरों में डाइनिंग टेबल्स ले ले आए हैं, हम कुर्सी पर बैठकर खाना पसंद करते हैं। तो हम, मुझे जो लगता है, जो मैंने करना शुरू किया है जब से मैंने ये चीजें पढ़ी हैं जापान की, तो मैंने डाइनिंग टेबल पर ही
क्रॉस लेग्ड बैठकर, यानी इस तरह बैठकर खाना शुरू कर दिया है, और मुझे खुद फील होता है कि मेरा जो डाइजेशन है वो पहले से बेहतर हुआ है। तो इसे आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप जमीन पर बैठकर खाना खा सकते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर आप डाइनिंग टेबल पर भी, अपनी कुर्सी पर भी क्रॉस लेग्ड बैठेंगे तो भी अच्छा है, तो भी आपको वही बेनिफिट होगा। एक और चीज जो मैंने जापानीज कल्चर में स्टडी की, कि वो लोग 50% रॉ फूड खाते हैं, यानी कच्चा भोजन खाते हैं, यानी कच्ची सब्जियां खाते हैं, सैलेड खाते हैं, फल खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं वो। तो ये जो चीजें हैं, जापान की ईटिंग हैबिट्स हैं, ये तो अब हमारी सरकार भी कह रही है। अभी जो नई डाइटरी गाइडलाइंस आई हैं आईसीएमआर की, जैसे मैंने पहले भी एक सेशन में आपको बताया था, कि हमारी जो नई डाइटरी गाइडलाइंस हैं वो भी कह रही हैं कि 50% आपके खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, जो जापान फॉलो करता है। अब सरकार भी हमारा साथ दे रही है, तो जब हम इन आदतों को अपनाएंगे तो डेफिनेटली हमारा जो नंबर है वो 134 जो अभी है, वो पहले 10 देशों में आने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि हम पूरे इंडिया को इसकी कंप्लीट जानकारी देंगे, अवेयरनेस देंगे, इसकी साइंस देंगे, इसका पूरा सिंपल वे में इसको समझाएंगे, ताकि हर कोई इसे अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट कर सके। एक और चीज जो जापानीज लोग करते हैं, उनके कल्चर में है, जिसके कारण वो स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, रोग मुक्त हैं, लंबी उम्र जीते हैं, हमेशा जमा रहते हैं, वो है इतादाकी मासु। इतादाकी मासु यानी ग्रैटिट्यूड। जब वो खाना खाने बैठते हैं, वो खाने से पहले प्रेयर करते हैं हाथ जोड़कर। अब आप कहेंगे कि ये तो हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है, ये तो हमारे दादा दादी या हमारे स्कूल में भी हमें कराया जाता था, ये तो हमारे कल्चर में है कि हमें खाना खाने से पहले प्रेयर करना है, शुक्रिया करना है उस भोजन के लिए, उसके इंग्रेडिएंट्स के लिए, उन किसानों के लिए जिसने खाना बनाया है उसके लिए। तो वो ग्रैटिट्यूड हम नहीं कर रहे रेगुलर प्रैक्टिस में, लेकिन जापान के लोग, वहां के घरों में, वहां के बच्चे रेगुलरली इसे फॉलो कर रहे हैं। अब मैंने इसका साइंटिफिक लॉजिक समझने की कोशिश की। मैंने देखा कि जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब हम इस हैबिट को अपनाते हैं, यानी खाने से पहले हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान करना, शुक्रिया करना खाने के लिए, जिसने खाना बनाया उसके उसको शुक्रिया करना, तो उससे हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि खाना आने वाला है। पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती हैं, ब्रेन को सिग्नल जाता है खाना आने वाला है, और जिसकी वजह से ब्रेन पहले ही डाइजेस्टिव जूसेस बनाना शुरू कर देता है, जिसके कारण खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं आते, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज नहीं आते, इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आती, एसिडिटी नहीं आती, क्योंकि पहले ही डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस हो गए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान ने बहुत ही शक्तिशाली मशीनरी बनाई है, ये हमारा शरीर, जिसको सही तरीके से हम इस्तेमाल करना सीख रहे हैं जापानीज कल्चर से, जापानीज सीक्रेट से। क्योंकि आजकल हम लोग खाना ऐसे खाने लग गए हैं, फोन चल रहा होता है और हम खाना खा रहे होते हैं। जापान के लोग जब खाना खाते हैं, वो कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, कोई फोन का यूज नहीं करते, कोई टीवी का यूज नहीं करते। वो माइंडफुल होकर 32 बार चबाकर खाना खाते हैं। वो खाना खाने से पहले ग्रैटिट्यूड करते हैं, यानी कि प्रेयर करते हैं, शुक्रिया करते हैं। इसीलिए जो उनका माइंडसेट है वो पॉजिटिव रहता है, और उनके अंदर पॉजिटिविटी भरी रहती है। साइकोलॉजिकली वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, उन वहां पर मोटापे का रेट बहुत कम है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं यहाँ आपसे शेयर करती हूँ, कि जो जापानीज लोग करते हैं, विच इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी आने वाली है, तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात जापानीज कल्चर में मैंने देखी, जो उनको हमेशा जमा रखती है, उनके चेहरे पर हमेशा ग्लो रहता है, वो रोग मुक्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो वो है उनका प्लेफुलनेस। यानी वो ऐसे बड़ों की तरह बिहेव नहीं करते, वो खुश रहते हैं, बच्चे बने रहते हैं,
हंसते हैं, खेलते हैं। उनके मैंने काफी फेस्टिवल्स को स्टडी किया, जहां पर मैंने देखा कि स्पेशल फेस्टिवल्स हैं जहां पर वो कम्युनिटी में गेम्स खेलते हैं, हंसते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं। कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को आउटिंग्स पर लेके जाती है, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस होते हैं उनके कल्चर में, बहुत सारे गेम्स, स्पोर्ट्स, जिससे वो हमेशा बच्चे बने रहते हैं। तो अगर हम हमेशा बच्चे बने रहेंगे, हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो हमें पसंद है, वो हमारी हॉबी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। तो अगर हम वो करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, किसको डांस करना पसंद है? एक बार हैंड रेज करके बताइए, या डिजिटल हैंड रेज भी कर सकते हैं। जिनकी वीडियो ऑन है वो वीडियो में हैंड रेज करके भी मुझे बता सकते हैं कि इसको नाचना पसंद है, डांस करना पसंद है। तो शाह जी का, सीएम शाह जी का हैंड रेज मुझे दिख रहा है, और महेश जी का, सुनील मक्कड़ जी का हैंड रेज दिख रहा है। तो अच्छा, अब आप में से कितने लोग एक्चुअली जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो अपने रूम का दरवाजा बंद करके खूब डांस करते हैं? कौन कौन करता है खूब डांस? आप ट्राई करके देखिए। अगर आपके अंदर कोई भी टेंशन है, कोई भी स्ट्रेस है, आप डांस करके देखिए, आपका सारा स्ट्रेस निकल जाएगा। जिनको डांस पसंद है ना, उनको तो मुझे लगता है कि ईश्वर की एक असीम कृपा है उन पर, कि वो अपने स्ट्रेस को नाच कर दूर कर सकते हैं। किनको नागिन डांस करना पसंद है? जो शादियों में कई लोग नागिन डांस करते हैं, किनको पसंद है वो? किनको पसंद है, जल्दी से बताइए मुझे। मुझे भी पसंद है। परिता जी कह रही हैं उनको भी पसंद है, और निधि जी भी कह रही है कि हमको भी पसंद है। आंचल तिवारी जी को भी पसंद है, हरि रावत जी को भी पसंद है। तो जिनको पसंद है, आप नागिन डांस कर लीजिए, देखना आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। यानी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा बचपना अपना हमेशा हमेशा रेडी रखें, हमेशा उसे अपने पास रखें, ताकि हम हमेशा स्वस्थ रह सकें, हम रोग मुक्त रह सकें। लाइफ के स्ट्रेस में कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हमें प्लेफुल रहना है। तो उसका यही तरीका है। आप बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं, हमारे घर में बच्चे होते हैं, जैसे मैंने अपनी डॉटर के साथ अभी खेलना शुरू किया है, बहुत सारी गेम्स उसके साथ खेलती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारी प्रोडक्टिविटी उससे बहुत ज्यादा बेहतर निकल के आती है जब हम स्ट्रेस फ्री होते हैं, हम बच्चे बनते हैं। तो आप सबको अपने अंदर का बच्चा जो है उसे हमेशा जगा के रखना है, उसे हमेशा जमा रखना है। तो थोड़ा सा बचपना बहुत अच्छा है हमारी सेहत के लिए, और जापानीज लोग भी थोड़े सा बचपना उनमें है। तो आपको उनका ये जो सीक्रेट है वो भी अपनाना है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सीक्रेट जो जापानीज लोग ना जाने कई सालों से ले रहे हैं, लगभग 70 साल हो चुके हैं, जापान के लोग एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करते हैं अपनी डाइट में, और उस एंटीऑक्सीडेंट का नाम है गामा ओरिजिनल। बहुत खुशी की बात है कि ये एंटीऑक्सीडेंट पिछले 4 सालों से इंडिया में भी मिलने लगा है। 70 सालों से जापान के लोग इस एंटीऑक्सीडेंट को अपनी डाइट में सेवन कर रहे हैं। इस एंटीऑक्सीडेंट की अलग अलग बीमारियों से रिलेटेड मेडिसिन बना बना के वहां के लोगों को बेच रहे हैं। और बहुत हैरानी की बात आपको बताऊं, जापान पूरे विश्व की 2% पैडी बनाता है, सिर्फ 2%। और हमारा देश पूरे विश्व की 20% पैडी बनाता है। पैडी यानी कि धान। और इसी धान से, इसी भूरे चावल की भूरी परत से एक सफेद रंग का पाउडर है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जिसे जापान के लोग खाते हैं रेगुलरली। उसके कैप्सूल्स जापान के लोग सप्लीमेंट तौर पे लेते हैं, और वो हमेशा स्वस्थ, हमेशा जवां, हमेशा हेल्दी, हमेशा फिट, रोग मुक्त जीवन जीते हैं, सबसे लंबी उम्र जीते हैं। सबसे ज्यादा 100 साल के लोग जापान में पाए जाते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, गामा ओरिजिनॉल नाम का एंटीऑक्सीडेंट, जो इंडिया में भी अब मिलने लगा है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी, जिन लोगों ने पहली बार गामा ओरिजिनॉल सुना है, तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि गामा ओरिजिनॉल एक न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी कि एक भोजन है जिसके बेनिफिट्स हैं। इंडियन सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल बोला है। 4 साल पहले ये इंडिया में बनना शुरू किया हुआ। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ब्रेन ऑयल कंपनी है, उसने इसे इंडिया में पहली बार
इनोवेट किया, बनाया, इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया, और आरसीएम नाम की जो इंडिया की टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसने इसे इंडिया के लोगों तक पहुंचाने का प्रण लिया, क्योंकि आरसीएम एक बहुत बड़े मिशन पे काम करता है जो है स्वास्थ्य रक्षा। तो आरसीएम को पूरी पूरी उम्मीद है कि गामो ओरिजिनॉल अगर एवरी इंडियन तक पहुंच जाए तो हम अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं, जो है स्वास्थ्य रक्षा। तो गामो ओरिजिनॉल उस मिशन को पूरा करता है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले ये जापान में बना, जापान के लोग इसे ले रहे हैं 1954 से। वहां के ही दो साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसे खोजा, तब पता लगा कि गामा ओरिजिनल जैसा कुछ बन सकता है। और उस टाइम बड़े बड़े देशों ने, डेवलप्ड देशों ने, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स है, चाहे वो जापान है, थाईलैंड है, वहां पर इसके फायदों की स्टडीज होने लगी, रिसर्चेज होने लगी। और इंडिया में जैसे मैंने बताया 4 साल पहले ये बनने लगा है, लेकिन विदेशों में, चाहे वो अमेरिका है, वहां की सरकारें इसे मान्यताएं दे चुकी हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली कुदरती दवा बोल चुकी हैं, अल्सर को ठीक करने वाली दवा बोल चुकी हैं। कनाडा की सरकार इसे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट बोल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार इसे एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर मेडिसिन बोल चुकी है। जापान की सरकार इसे स्ट्रेस को कम करने वाली कुदरती दवा बोल चुकी है। एंटी हाइपरलिपिडेमिक यानी कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली कुदरती दवा बोल चुकी है। और हमारे देश की सरकार इसे न्यूट्रास्यूटिकल यानी कि भोजन बोल चुकी है। यानी कि हर इंडियन इस न्यूट्रास्यूटिकल के 2 कैप्सूल का सेवन कर सकता है, एक स्वस्थ जीवन के लिए, एक रोग मुक्त जीवन के लिए, हमेशा हेल्दी रहने के लिए, जैसे जापान के लोग करते हैं। बहुत सारी रिसर्च के बाद इंडिया में ये प्रोडक्ट बना है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं बनते कि सोच लिया और बन गया। लगभग 1992 में इस प्रोडक्ट का सपना देखा गया एपी ऑर्गेनिक्स के चेयरमैन डॉक्टर ए आर शर्मा जी द्वारा, और 2010 में इसकी पूरी की पूरी जो काम है, इसका जो प्लांट है, इसकी जो मशीनरी है, सब कुछ सेटअप हो गया। 8 साल लगे इस प्रोडक्ट को बनने में। 2016 में भारत सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल घोषित किया, और 8 साल बाद ये प्रोडक्ट इंडिया में एपी ऑर्गेनिक्स की वजह से, उसके एफर्ट्स की वजह से लॉन्च किया गया। ये प्रोडक्ट इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि ये कंपनी मानती है कि गामो ओरिजिनॉल करोड़ों लोगों की जरूरत है जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं। बल्कि मैं तो कहती हूं ये एवरी इंडियन के लिए है। जिस तरह जापानीज लोग अपने कल्चर में, अपने हेल्थ के लिए गामो ओरिजिनॉल के अलग अलग वेरिएंट्स को अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। वहां पर जो महिलाएं मेनोपॉज से गुजर रही होती हैं, तो वो गामा ओरिजिनॉल का सप्लीमेंट लेती हैं। वहां के लोग कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सप्लीमेंट लेते हैं। वहां के लोग स्वस्थ रहने के लिए, वहां के लोग अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए गामा ओरिजिनॉल लेते हैं। तो वहां के लोग इसे मल्टीपल बेनिफिट्स के लिए ऑलरेडी ले रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि जो देश 134वें नंबर पे बैठा हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, वहां पे जरूरत है कि ये प्रोडक्ट, ये 2 कैप्सूल हर इंडियन की थाली में पहुंचा दिए जाए। अपने आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो, जो अपने आप हमारा जो नंबर है वो ऊपर आ जाएगा, अपने आप यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारे देश में हमने देखा है कि हर 30 सेकंड में एक मौत हो रही है हार्ट अटैक से। यानी सबसे ज्यादा जो मोर्टालिटी है, जो डेथ्स हैं, वो हार्ट डिजीजेस से हो रही हैं। और गामा ओरिजिनॉल हार्ट डिजीजेस के जो भी रिस्क फैक्टर है, लगभग 5 रिस्क फैक्टर्स मैंने अभी आउटलाइन किए हैं, उन पर काम करता है। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर है, चाहे वो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, या वो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है। गामा ओरिजिनॉल कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने वाली नेचुरल मेडिसिन, जापान खुद बोल चुका है इसे, और ये एक मैकेनिज्म से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है। बहुत सारी साइंटिफिक डेटा, साइंटिफिक स्टडीज ये बता चुकी हैं कि गामा ओरिजिनॉल स्टैटिन के बराबर एफिकेसी रखता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के। जबकि स्टैटिन एक फार्मास्यूटिकल ड्रग है और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जब उसे लंबे समय के लिए लिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल एवरी इंडियन अपनी थाली में लेना शुरू कर दे, तो उसका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होने लगेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, वो हार्ट डिजीजेस से बचने लगेगा, वो स्वस्थ रहने लगेगा, रोग मुक्त हो जाएगा।
एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज हैं गामा ओरिजिनॉल की, और शुगर एक और रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीजेस का। बहुत सारी स्टडीज में, और मैं चाहती हूँ जो नए लोग हैं वो पूरी इंफॉर्मेशन को जरूर चेक करें कि क्या वाकई में जापान में गामा ओरिजिनॉल की कंजम्पशन हो रही है, यूएसए में लोग गामा ओरिजिनॉल को ले रहे हैं। आप जरूर इसे चेक कीजिए। अब चेक, जब आप गूगल पर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में 2800 से लेकर 5000 तक की कीमत पर गामा ओरिजिनॉल बेचा जा रहा है, क्योंकि वहां के लोग इसके बेनिफिट्स को जानते हैं और वो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स को जानते हैं, और वो एक नेचुरल विकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने आप को रोग मुक्त बनाने के लिए। और जैसे मैं आपको कह रही थी कि आप हर इंफॉर्मेशन को चेक कीजिए, आप ये भी चेक कीजिए कि क्या गामा ओरिजिनॉल डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी पर भी सपोर्टिव रोल देता है। आप देखेंगे कि गामा ओरिजिनॉल डायबिटीज के रूट कॉज पर काम करता है, वो हमारे शरीर में इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, इसीलिए गामा ओरिजिनॉल में एंटी डायबिटिक एक्टिविटी है। गामा ओरिजिनॉल हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को अगर दिया जाए तो उनका ब्लड पूरा पूरा चांस है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहने लगे, उनकी दवाई की डोजेज को कम करना पड़े, और धीरे धीरे उनकी जो मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन जो हाई बीपी की चल रही है, उसको कंप्लीटली बंद करना पड़ जाए। और ऐसा हो रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स भी कह चुका है कि इंडिया में 8 में से 3 जो इंडियंस हैं वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। और साइंटिफिक एविडेंस कहता है कि गामा ओरिजिनॉल लेने से, मैं आपको कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स दिखा रही हूं, यानी लोगों पे जो परीक्षण हुए हैं अलग अलग देशों में, और जापान इज वन जहां पर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, जहां पर 80 पेशेंट्स को जब गामा ओरिजिनॉल दिया गया तो 90% रिजल्ट्स आए, उनका बीपी नॉर्मल हुआ। गामा ओरिजिनॉल हाई ब्लड प्रेशर का एक प्रिवेंशन भी है, क्योर भी है, यानी बीपी की बीमारी से बचा भी जा सकता है अगर इसे रेगुलरली लिया जाए। और अगर जिसको ऑलरेडी बीपी की प्रॉब्लम है वो अपनी दवाइयों के साथ जब इसे जोड़ेगा तो उनकी दवाइयों की डोजेज कम होगी गामा ओरिजिनॉल लेने से। स्ट्रेस, एंजाइटी, जिसके कारण हम एक 134वें नंबर पर हैं, क्योंकि आज पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी, साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स मानते हैं कि हर बीमारी का कारण कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, हमारे अंदर कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो कई बीमारियां, जो हमारे अंदर जब ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन करता है, जिसके कारण कई बीमारियां हमारे अंदर होती हैं। और स्ट्रेस हर बीमारी का कारण माना गया है। गामा ओरिजिनॉल को 1962 से जापान की सरकार ने एंटी स्ट्रेस एजेंट, यानी तनाव को कम करने वाली कुदरती दवा बताया है वहां की सरकार ने। गामा ओरिजिनॉल में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब इन्फ्लामेशन होती है, यानी हमारे शरीर में सूजन होती है जो हमें दिखती भी नहीं। आप सोचिए, जो चीज दिख रही है उसका तो हम इलाज कर सकते हैं, लेकिन जो चीज दिख नहीं रही उसका इलाज कैसे करें? वो चीज हमारे अंदर जाकर बहुत भयंकर बीमारियां पैदा कर रही है। तो गामा ओरिजिनॉल उस चीज को जो हमें दिख नहीं रही, जो सूजन है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की सूजन है, उसे कम करता है। क्यों? क्योंकि ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। सूजन के कारण, आप इसे स्टडी कर सकते हैं, आप गूगल पर फाइंड कर सकते हैं कि सूजन के कारण कैंसर जैसी बीमारियां होती है, अल्जाइमर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम। और गामा ओरिजिनॉल इसी सूजन को कम करता है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन जब इसके 2 कैप्सूल हम अपनी डाइट का हिस्सा बना लेते हैं, हम इसे रेगुलरली लेने लगते हैं, तो हमारे अंदर की जो सूजन है उस पर काम होने लगता है, उसे वो कम करती है, जिसके कारण हम कई बीमारियों से बच जाते हैं। तो हार्ट रिलेटेड डिजीजेस से मैं डेफिनेटली कहूंगी कि गामा ओरिजिनॉल एक प्रॉमिसिंग एजेंट है जो हार्ट रिलेटेड डिजीजेस से बचाएगा। साथ में इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं। एक व्यक्ति का कैंसर भी ठीक हुआ है गामा ओरिजिनॉल लेने से। जब उसे डॉक्टरों ने जवाब दिया तब गामा ओरिजिनॉल लेकर उनका कैंसर कंप्लीटली क्योर हो गया। आज वो एक नया जीवन जी रहे हैं गामा ओरिजिनॉल की मदद से। गामा ओरिजिनॉल एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो हर इंडियन की जरूरत है। अगर हर इंडियन को आज विटामिन ई लेने के लिए बोला जाता है तो आप सोचिए, गामा ओरिजिनॉल तो विटामिन ई से 4 गुना ज्यादा पावरफुल है। और ये मैं नहीं कह रही, ये जो स्क्रीनशॉट है गूगल से उठाकर आपके लिए रखा गया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। और मैं रियली चाहती हूं कि आप हर इंफॉर्मेशन को चेक करें, आप हर
बेनिफिट के बारे में गूगल पर डालकर गामा ओरिजिनल की स्टडीज को पढ़ें, समझें और इस न्यूट्रास्यूटिकल को एवरी इंडियन तक पहुंचाने में हमारा साथ दे, क्योंकि अगर हम सब मिल जाएंगे तो हम मिलकर एक स्वस्थ और रोग मुक्त भारत डेफिनेटली बना लेंगे। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल्स पर भी गामा ओरिजिनल काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जापान की महिलाएं मेनोपॉज के सिम्टम से बचने के लिए गामा ओरिजिनल सप्लीमेंट पर निर्भर करती हैं। जापान में ये 70 सालों से इस्तेमाल किया जाता है और आप जानते हैं कि जापानीज लोग जाने जाते हैं अपनी ब्यूटीफुल स्किन के लिए। उनकी स्किन पर एक चमक होती है, एक आभा होती है, जिसका काफी बड़ा श्रेय मैं गामा ओरिजिनल को दूंगी, क्योंकि ये एक न्यूट्रा कॉस्मेटिक भी है और ये स्किन रिलेटेड इश्यूज पर भी काम करता है। साथ में इसे लगातार लेने से स्किन पर भी ग्लो आता है। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। कोविड के दौरान हमने समझा हम सबकी इम्यूनिटी कितनी जरूरी है, हम सबकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी जरूरी है, उस पर भी गामा ओरिजिनल का साइंटिफिक एविडेंस है, स्टडीज हैं। और अंत में आपको बताऊंगी कि थायराइड जैसी बीमारी पर भी गामा ओरिजिनल काम कर रहा है, जिस पर डॉक्टर्स कहते थे कि ये बीमारी तो लाइलाज बीमारी है और ये ले ली, अगर इसकी दवाई ले ली तो पूरी जिंदगी लेनी पड़ेगी। लेकिन गामा ओरिजिनल लेने से जब आप अपनी किसी भी बीमारी की दवाई के डोजेज को मॉनिटर करते हैं तो आप देखेंगे कि डॉक्टर की मदद से जब आप उस दवाई की डोजेज को कम करते हैं और उस दवाई को कंप्लीटली बंद करते हैं तो आप डेफिनेटली उस पड़ाव पर पहुंच जाएंगे जिस पड़ाव पर मैं आपको पहुंचाना चाहती हूँ, यानी रोग मुक्त हो जाएंगे। उस दवाई से भी आपकी मुक्ति हो जाएगी। आप सोचिए अगर कोई भी बीमारी है और उसकी आप दवाई ले रहे हैं तो आप खुद को रोग मुक्त नहीं कह सकते, क्योंकि दवाई तो उसकी चल ही रही है ना। तो दवाई से मुक्ति ही आपको उस पड़ाव पर पहुंचाएगी जो है एक रोग मुक्त जीवन, एक हमेशा स्वस्थ जीवन। तो उस दवाई से मुक्ति के लिए आज करोड़ों लोगों के पास गामा ओरिजिनल जैसी उम्मीद है। हमेशा स्वस्थ रहने के लिए आज एवरी इंडियन के पास गामा ओरिजिनल न्यूट्रास्यूटिकल है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इंडिया की हर थाली का पार्ट बने ये 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल, जिसे जापान ऑलरेडी 70 सालों से इस्तेमाल कर रहा है। आज लाखों लोग गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करके खुद को एक बेहतर जीवन दे रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों से वो रिकवर कर रहे हैं जब वो डॉक्टर की मदद से अपनी दवाई के साथ उसे जोड़कर दवाई को कम कर रहे हैं, दवाई को छोड़ रहे हैं। और बहुत सारे इश्यूज जो उनके मेडिकल साइंस भी जो ठीक नहीं कर पा रही थी वो तक गामा ओरिजिनल ठीक कर पा रहा है। ऐसे ऐसे करिश्मे, ऐसे ऐसे चमत्कार कर रहा है। और ये चमत्कार सबसे पहले ढूंढने वाला और कोई नहीं, पूरे विश्व में अगर किसी ने इस चमत्कार को सबसे पहले ढूंढा है तो वो जापान के 2 साइंटिस्ट हैं, किनोको और सूचियो। इंडिया में इसे डॉक्टर ए आर शर्मा जी ने ढूंढा है, क्योंकि वो इस कोट से बहुत इंस्पायर्ड हैं कि जब सर विलियम ऑस्लर ने इस कोट को लिखा है, यानी जिन्होंने मेडिसिन बनाई, उन्होंने लिखा कि द पर्सन हु टेक्स मेडिसिन मस्ट रिकवर ट्वाइस, वंस फ्रॉम द डिजीज एंड वंस फ्रॉम द मेडिसिन। यानी एक व्यक्ति जो दवाई ले रहा है उसकी रिकवरी 2 भागों में है, एक बार बीमारी से और एक बार दवाई से। तो उस दवाई से रिकवरी के लिए डॉक्टर ए आर शर्मा ने इंडिया में पहली बार गामा ओरिजिनल का निर्माण किया है, जिसे आरसीएम के माध्यम से पूरे इंडिया में पहुंचाया जाता है, पहुंचाया जा रहा है और लाखों लोगों तक ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। हमारा मिशन है कि इसके माध्यम से हम एक स्वस्थ और रोग मुक्त इंडिया बनाएंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हम जो गामा लर्निंग वेबिनार है, जो हम गामा ओरिजिनल की नॉलेज दे रहे हैं या जो हेल्थ रिलेटेड नॉलेज दे रहे हैं, तो इसमें मुझे आपका पूरा पूरा सहयोग चाहिए। तो लगातार आप इसी तरह हमारे ट्यूसडे के गामा लर्निंग वेबिनार्स में जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वेबिनार में जुड़ाएं, ताकि वो भी हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक सिंपल वे में ले सके। आज जैसे हमने जापान के कल्चर को स्टडी किया, हमने देखा कौन सी आदतें वो फॉलो कर रहे हैं जो हमें अपने जीवन में अपनानी है, जो बहुत ही सिंपल हैं। जैसे हमने पावर ऑफ मूवमेंट सीखा, हमने सीखा कि हमें हिलते डुलते रहना है, साइकिलिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है।
तो हमने सिंपल सी चीज़ें सीखी कि अपने खाने को माइंडफुली खाना है, 32 बार चबा के खाना है। हमने इतनी सिंपल चीज़ें सीखी कि अपने खाने को खाने से पहले प्रेयर करनी है, भगवान का शुक्रिया करना है। कितनी छोटी-छोटी आसान चीज़ें हैं ये। और गामा ओरिजिनॉल का हमें इस्तेमाल करना है, 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल लेने हैं। कितना मुश्किल है ये? बहुत आसान। तो ये बहुत आसान चीज़ें हम पूरे इंडिया को बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे एवरी ट्यूसडे को जो रात को 9 बजे हमारे लर्निंग वेबिनार्स हो रहे हैं, जिसमें हम आपको नई-नई इन्फॉर्मेशन सिखाएँगे सिंपल वे में, तो उसे आप ज़रूर जॉइन करें, अपने परिवार को जॉइन करवाएँ, अपने फैमिली को जॉइन करवाएँ, अपने फ्रेंड्स को जॉइन करवाएँ, जिनको आप स्वस्थ देखना चाहते हैं उनको जॉइन करवाएँ, क्योंकि अगले मंगलवार हम स्पेशल सीरीज लेके आ रहे हैं डिजीजेस पर। हम आपको अलग-अलग बीमारियों पे बताएँगे कि कैसे हम अपने जीवन को उस बीमारी से मुक्ति दिलवा सकते हैं, यानी कि हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, उस बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, उसकी दवाई से रिकवरी पा सकते हैं, कौन-सी सिंपल चीज़ें करके। जैसे अगले मंगलवार को रात को 9 बजे मैं आपको थायरॉइड के बारे में पूरा बताऊँगी। मैं आपको इस बीमारी के बारे में समझाऊँगी कि ये क्यों होती है, कौन से भोजन हमें लेने चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमारी मदद कर सकती हैं इस बीमारी में अगर किसी को थायरॉइड है और कैसे मैंने अपने थायरॉइड की बीमारी को मात दी। मैं खुद थायरॉइड की पेशेंट थी। मैं खुद एक गोली खाती थी सुबह उठते ही और कैसे मैंने उससे रिकवरी पाई है, कैसे मैंने उसको पछाड़ा है, कैसे मैंने खुद को रोग मुक्त किया है। तो वो सारे सीक्रेट्स मैं आपको अगले मंगलवार रात को 9 बजे अपने ट्यूसडे लर्निंग वेबिनार में शेयर करने वाली हूँ। तो हमारा अगला स्पेशल सेशन होने वाला है थायरॉइड पर। आप सबसे मेरा निवेदन है कि पूरे इंडिया को जिनको भी आप प्यार करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को इस सेशन में ज़रूर जॉइन करवाएँ क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज़्म एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। वो भी महिलाओं में, कई बार महिलाओं को पता भी नहीं होता कि उनको ये प्रॉब्लम है और उनको काफ़ी बड़े-बड़े हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, सिर्फ़ जानकारी ना होने के कारण। तो हम सबको सही जानकारी देंगे इन सेशंस के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, आप अंत तक हमारे साथ जुड़